सो हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग करेंगे कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द रिवीजन पर्पस। इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आप ट्राई करेंगे कि आपके पास ये कॉपी हो और आप साथ में इसका एक नोट बनाते चलें, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स भी इसके साथ फ्रेम हो जाए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दिस इज डिस्टेंस फार्मूला से, राइट। अब ये डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला इज़ वेरी सिंपल थिंग्स, सो लिसन फास्ट। देखो ये अपने पास एक लाइन है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 दिया है और ये कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, right, and this is the point A and this is point B. Now we have to find the distance AB. So AB is very simple, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज विद इन रूट होता है, जहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बाद में अपन यहाँ पे रूट लगा सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, जो कि स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला और सबसे बेसिक फार्मूला है। उसके बाद आता है सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला में आपको पता है दो फार्मूला होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोनों लिख देते हैं। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहला ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, राइट। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट पी। ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और ये है आपका रेशियो m/n का। अगर आपको p का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे p का कोऑर्डिनेट, दिस इज mx2 प्लस nx1 और बाई m+n हो जाएगा, राइट। दूसरा है my2 प्लस ny1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई m+n, राइट, दिस इज m+n, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये है आपका इंटरनल डिवीजन के लिए। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज फॉर द इंटरनल डिवीजन। क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन का डिस्कशन होगा, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिवीजन का बात हो रहा होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में बस आपको क्या करना है, ये जो प्लस दिख रहा है इसकी जगह माइनस 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 रिप्लेस करना है, ठीक है। फॉर इंटरनल डिवीजन, सॉरी फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन रिप्लेस n को रिप्लेस कर देना है माइनस n के साथ, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाओ अगला, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो देखो अपने पास यहाँ पे सेंट्रॉइड का बात होगा, ठीक है। उसके बाद इन सेंटर का बात होगा, उसके बाद ऑर्थो सेंटर का बात होगा, एंड देन सरकम सेंटर का बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं, पहले इतना कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है। सो ये पॉइंट है अपने पास यहाँ पे। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। सेंट्रॉइड किसको कहा जाता है, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। सो यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर लिए, ये यहाँ से मीडियन ड्रॉ हो गया इस तरीके से, और इधर से अपने यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर लिए इस तरीके से, ठीक है जी। सो नाउ सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इस जी का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा बाई 3। यहाँ पे फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 3। So this is the formula to obtain the centroid of the triangle if the coordinate of A, B, C is given, है ना। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 दिया रहा है, तो राइट है। नेक्स्ट अगला आता है जी इन सेंटर, है ना। इन सेंटर क्या होता है समझो, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये अपने पास एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करना है। ध्यान रहे जो फिगर बन रहा है, फिगर लगेगा कि आपको सेंट्रॉइड बन रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी का बाइसेक्टर जो है आप कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे, ये है एंगल बी का बाइसेक्टर एंड द नेक्स्ट वन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, है ना। वन सेकेंड फिर से आपको भूलना नहीं है, ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा।
तो अब यहाँ पे इन सेंटर बनेगा आई, और आई का फॉर्मूला होता है निकालने का कुछ ऐसा। देखो अगर आपके पास ए के साइड वाला, ए वर्टेक्स के साइड वाला कर दिया है ए अपोजिट साइड, और यहाँ हो जाएगा बी और ये हो गया सी, ये साइड लेंथ है। तो अपन लिखते हैं कैसे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी, सॉरी यहाँ हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू और प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, राइट। सिमिलरली अगला आपका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, बस वहाँ पे x की जगह क्या लिखना है आपको, y लिखना है। तो ये बन जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू एंड प्लस सी वाई थ्री, राइट, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। सो वी कैन राइट हेयर a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू ऑब्टेन द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आया। बाकी जो दो फॉर्मूला है सरकम सेंटर और इन सेंटर का, बाय डिफॉल्ट आप उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी पता होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। बट हाँ, ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। चलो एक बना के फोटो दिखा देते हैं यहाँ पे ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए। देखो अपने पास मान लो ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है, राइट। देखिए सपोज दैट दिस इज वन ट्रायंगल विच इज लुकिंग लाइक दिस। जानबूझ के ऐसा ट्रायंगल अपन बना रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ भाई बाकी सबसे ये अलग है, ए बी और सी। देखो आपको क्या करना है, पॉइंट ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है बी सी साइड पे। तो ये रहा एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ 90 डिग्री चाहिए अपने को। उसके बाद पॉइंट बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। देखो ये एक्चुअली होना चाहिए इस तरीके से, बट अपन बस समझने के लिए यहाँ पे बना देते हैं कि ये एल्टीट्यूड इसका यहाँ बन रहा है, राइट है जी, इस तरीके से। और नेक्स्ट वन इज फ्रॉम सी यू हैव टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड, जो कि 90 डिग्री बन रहा होगा, कुछ ऐसा आएगा। ये जो पॉइंट होगा इसको अपन कहेंगे ऑर्थो सेंटर एच, ठीक है। सो दिस इज ऑर्थो सेंटर। इस बात का ध्यान रखना है कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स। नेक्स्ट वन इज, अगला आता है आपका सरकम सेंटर। अब देखो सरकम सेंटर के लिए क्या करेंगे आप, सरकम सेंटर के लिए आप ना पहले एक ट्रायंगल अपन बनाते हैं फिर से। देखो ये रहा ट्रायंगल, ये और ये हुआ, ठीक है। देखो सरकम सेंटर में बेसिकली क्या होता है, जो साइड बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, है ना। जैसे बीसी लिखा है ना, तो बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये है बीसी का बाइसेक्टर। ऐसे ही ए बी का बाइसेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी तरीके से ए सी का जो बाइसेक्टर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये जो तीनों बाइसेक्टर है ये पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, और ये तीनों बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों बाइसेक्टर इस पॉइंट पे आकर के मिल रहा होगा, और ये जो पॉइंट होगा इसको अपन दिखाएंगे ओ से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सरकम सेंटर, ये है आपका सरकम सेंटर, और ये क्या है ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अपने पास ये चार चीज पता चल गया, ऑर्थो सेंटर पता चल गया, सरकम सेंटर पता चल गया। अब देखो आपको ना यहाँ पे एक चीज याद रखना है बस, दैट इज कॉल्ड यूलर्स लाइन। जो यूलर्स लाइन होता है कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये अपने पास लाइन है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं एच, फिर यहाँ लिखेंगे जी, और फिर यहाँ लिखेंगे ओ, ठीक है। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब सरकम सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड। ये एच और ओ को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा आपको, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पे इतना ही देखना था। अब एक चीज़ और देख लेना, सरकम सेंटर में इस पॉइंट का डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से इक्वल होता है, राइट। तो ये वर्टेक्स से इक्वल होगा यहाँ से इस तरीके से, और ये है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी थ्योरी चीज़ें डिटेल में एक वीडियो अपलोड करके रखें हैं, इसको अगर पूरा डिटेल में समझना है तो आप इसको समझ सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट आगे आ जाओ। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब अगर मान लो अपने पास सपोज करो ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट अपने पास है, ये है कोऑर्डिनेट ए x1, y1, and the coordinate of the point B is x2, y2, and the coordinate of C is x3, y3. So we have to find the area of this triangle. So area is equal to होता है हाफ, और उसके बाद यहाँ पे अपन लिखते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हाफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है डिटर्मिनेंट, और आप फिर लिखेंगे तीनों कोऑर्डिनेट, मतलब x1, y1, 1,
x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। इस वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, जो आएगा उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगला आ जाओ, देखो अगला है स्लोप फार्मूला, है ना। स्लोप फार्मूला क्या होता है समझो। जैसे मान लो अपने पास एक लाइन है, ठीक है, देखो ये एक लाइन हो गया, और इस लाइन का, ये लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। देखो स्लोप जो होगा, स्लोप को डिनोट करते हैं अपन m से, और m का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द स्लोप ऑफ लाइन बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। किसी भी लाइन का स्लोप आप इस फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगले फॉर्मूला पे आते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से मेन सवाल बनेगा आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन से, तो इसको आपको समझना अच्छे से। देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सा लाइन का फॉर्म बन रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, ये हो गया एक लाइन, ठीक है, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है समझिए, कोई भी लाइन दिया हुआ है, आपको इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो अपने को दो चीज़ चाहिए होगा, एक तो इस लाइन का स्लोप पता है, और दूसरा ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1। अगर ये चीज़ पता होगा तो आप इसका इक्वेशन सीधा ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये हो गया, इसी चीज़ को थोड़ा सही से लिखेंगे तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाउ सेकेंड नंबर इज व्हाट, सेकेंड नंबर इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म, है ना। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहा जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट इज वेरी सिंपल, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज व्हाट, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आ जाओ, थर्ड नंबर को कहा जाता है टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है, दिस इज टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर एक लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर वो दोनों पॉइंट पता है तो आप उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये अपने पास लाइन है और इसका दो पॉइंट पता है कि ये दो पॉइंट किससे किससे पास कर रहा है, पहला है x1 y1 और दूसरा है जी x2 y2। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस वहाँ m का वैल्यू लिख दिया गया है। तो ये हो गया आपका टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। नेक्स्ट वन इज, अगला जो है उसको कहा जाता है, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। सो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होगा, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि कोई अपने पास एक लाइन दिया है इस तरीके से, पहले समझ लो इंटरसेप्ट क्या है। देखो ये है इस तरीके से बना हुआ और कोई लाइन है जो कि ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं अपन x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, डबल इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, देखो जरा साहब, ठीक है, 1 मिनट। देखिए फिफ्थ नंबर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है समझो, पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग अपन ऐसे लिखते हैं, x माइनस x1 अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। इसको अगर आप डायग्राम से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि मान लो अपने पास एक लाइन है, ठीक है, ये रहा अपने पास एक लाइन और यहाँ पे कोई पॉइंट है
दिस इज x1 कॉमा y1, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग अपने से एज्यूम कर रहे हैं x कॉमा y, और इस जगह का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है ये दिया हुआ है r। तो आपको अगर मान लो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आप इस वाली इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस आर लिख लेते हैं हम लोग। अगर ऊपर जाना है तो प्लस, नीचे आना है तो माइनस आर लिखते हैं, राइट। सो दिस इज फिफ्थ फॉर्म, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म से पहले आप ये समझ लो व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, राइट। सो नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म होता है ये कैसा दिखता है, एक बार रिकॉल करो अपने आप को। नॉर्मल फॉर्म होता है कुछ ऐसा, x cos अल्फा प्लस y साइन बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। सॉरी यहाँ पे बीटा नहीं होगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, है ना, दोनों ही सेम एंगल होता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। और ये होता कैसा है, कैसा दिखता है ये, तो देखो ये कैसा दिखेगा। ये मान लो अपने पास एक्स वाई एक्सिस हो गया, और ये है जी अपने पास लाइन, राइट। दिस इज लाइन, और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया रहेगा। देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, यहाँ पे 1 नहीं होगा, सॉरी p होगा ये, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया है, और ये इंक्लिनेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बना हुआ है, दिस इज अल्फा, राइट, दिस इज अल्फा। तो इस लाइन का इक्वेशन अपन लिखेंगे x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, एंड दिस इज लाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है ये कैसा दिखता है, तो ये होता है सिंपल a cos ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इन जनरल आपको हर जगह लाइन का इक्वेशन यही होता है, यही दिखेगा आपको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, लास्टली कंक्लूजन ये आप ध्यान रखना एक बात का, लाइन का इक्वेशन में x और y का डिग्री हमेशा 1 1 चलता है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना है। चलो आगे आ जाओ, अगला नंबर है, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो ये अपने पास लाइन है और 3 पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट है दैट इज A, ये पॉइंट रहा B, और ये पॉइंट रहा C। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, x1 y1 x2 y2 एंड दिस वन इज x3 y3। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करता है तो उस केस में जो इन तीनों पॉइंट का डिटरमिनेंट होगा इसको अपन 0 कर देते हैं। तो ये हो गया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, यहाँ से आपको जो भी वेरिएबल पूछेगा वो पता चल जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। देखो दो लाइन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है, जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है, दिस इज थीटा। इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल अपन ऐसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हो गया तरीका किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का, ठीक है। ध्यान रहे अगर अपन एक्यूट एंगल फाइंड कर रहे हैं तो आप हमेशा ट्राई करेंगे कि इसको मॉड्यूलस के अंदर रखें। अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो फिर आप जो भी एंगल निकलेगा उसमें 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑब्ट्यूस एंगल भी पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाओ। देखो टू लाइन्स है ना, अब दो लाइन के बीच में कहानी समझो। जैसे मान लो अपने पास दो लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लाइन है अपने पास। अब यहाँ पे दो कंडीशन बैठेगा। पहला ये है कि अगर दोनों लाइन सपोज करो पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो पहली बात तो ये होता है कि m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों लाइन का स्लोप आप इक्वल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये लगाना है इसमें कि अगर लाइन पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है। तो इस चीज़ का भी अपन यूज़ करते हैं, है ना। अगला है अगर मान लो लाइन पैरेलल ना होकर के सपोज करो कि लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये रहा और ये रहा, है ना, ऐसा। अब ये लाइन का इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, ये वाला इक्वेशन है a1x प्लस
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ऐसे केस में पहली बात तो ये होता है कि दोनों लाइन का जो स्लोप होता है इसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, जो कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा तो एक बात और कंफर्म है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इन दोनों का जो डॉट होगा, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, a1 a2 b1 b2 का जो मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अब देखो ये क्या है जी, समझो। जैसे मान लो अपने पास ये रहा लाइन, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कोई एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब आपको क्या करना है, पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका काम बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस d लिख दो और d इज इक्वल टू लिख दो कुछ ऐसा। देखो डिस्टेंस हमेशा क्योंकि पॉजिटिव होता है, सो जस्ट कीप इट इन मॉड्यूलस, है ना, मॉड्यूलस के अंदर रखो। और करना क्या है, देखो x1 y1 लाओ, इस पॉइंट पर पुट कर दो, है ना। x1 y1 से अच्छा रहेगा कि अपन इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा लाओ, एक्स और वाई में रिप्लेस कर दो, तो ये कैसा दिखेगा, a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस c जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपका x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज विद इन रूट, है ना। तो ये होता है आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अगला आ जाओ। फुट एंड इमेज ऑफ पॉइंट, है ना, फुट एंड इमेज ऑफ पॉइंट। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आप समझ लो, अगर मान लो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हुआ तो आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये मान लो लाइन है और ये लाइन है ना। अगर दो पैरेलल लाइन है इसका मतलब तो ये श्योर है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका इक्वेशन a2, इसका भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि काम करो, यहाँ से 1 जो दिख रहा है इसको हटाओ क्योंकि 1 नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो कोफिशिएंट तो सेम चलता है, तो ax प्लस by प्लस c1 कर लो, और यहाँ भी ax प्लस by प्लस c2 कर लो इसको। और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। दिखेगा कैसा, ऐसा देखो, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो ये हो गया d, और d इज इक्वल टू अपन लिखते हैं c2 माइनस c1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और विद इन मॉड्यूलस के अंदर, है ना। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा दो पैरेलल लाइन के बीच का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। नेक्स्ट है फुट एंड इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन। देखो जैसे मान लो अपने पास ये एक लाइन रहा, है ना, और उसके बाद ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, राइट है जी। या फिर इसको अपन x कॉमा वाई मान लेते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखता है ना वो ज़्यादा सही रहता है लिखने में। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और अभी के लिए ये समझो कि जो लाइन है ना ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट आपको बताना है। तो देखो क्या करना है, समझो। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आएगा एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसको अपन x कॉमा वाई मान लेते हैं, है ना, x कॉमा वाई, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हम लोग पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस इज ax1 प्लस by1, ठीक है, प्लस c एंड डिवाइडेड बाई दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे इस बात का कि आपको रूट नहीं, इसमें रूट नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया फुट का, है ना। दिस इज द वे टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर मान लो इस पॉइंट का, पॉइंट P का अगर आपको इमेज निकालना है ना, अगर आपको पॉइंट P का इमेज निकालना है तो इसको एक्सटेंड करेंगे अपन, और इसका जो इमेज है वो कहीं इधर आएगा जिसको अपन P डैश से दिखा देते हैं, और इसको अपन लिख देते हैं, ये तो फाइंड करना है अपने को। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x माइनस x1 बाई ए एंड दिस इज y माइनस y1 बाई बी
इज इक्वल टू बस ये -2 टाइम्स बन जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड दिस इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला एकदम सेम है, बस वहाँ -1 की जगह यहाँ पे -2 आ गया है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द इमेज, है ना, ये इमेज निकालने का फॉर्मूला है जी। समझ आया बात। नेक्स्ट आ जाओ अगला, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो दो लाइन के बीच का बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है अपने पास, है ना, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। इसका इक्वेशन लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, c1 एंड c2 इसको पॉजिटिव बना लेना है। अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस का साइन कॉमन लेके पहले इसको पॉजिटिव बना लो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, सुनिए, सेकेंड नंबर करना है आपको ये a1 a2 और प्लस b1 b2 का वैल्यू फाइंड करना है। a1 a2 b1 b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे आप, ठीक है। इसको फाइंड करने के बाद अब देखो फाइंड करेंगे तो आइदर ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, या तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर ये लेस देन 0 आएगा, दोनों में से कुछ भी आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुनिए, बाइसेक्टर इक्वेशन। बाइसेक्टर दिखता कैसे है यहाँ पे, बाइसेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये है बाइसेक्टर इस एंगल का, और ये जो बाइसेक्टर है इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसको बाइसेक्ट किया है ये, लेकिन आप सोचिए इसके कुछ ऐसा भी बाइसेक्टर पॉसिबल है, मतलब यहाँ जो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है इसका भी बाइसेक्टर पॉसिबल है। तो दो बाइसेक्टर पॉसिबल होता है, एक b1 और एक b2 पॉसिबल होता है, राइट। अब देखो अगर आपसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलता है या ऑब्ट्यूस एंगल जो भी बोलेगा, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज x, y, इसको अपन ले लो, है ना। तो आपको क्या करना है, लाइन के इक्वेशन में इसको ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, और दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे आप a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और इसका रूट। मतलब जैसे इस पॉइंट का हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल चलता है, और ये लिखना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और इज इक्वल टू प्लस और माइनस। उसके बाद फिर आप लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 और बाई यहाँ लिखेंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड दिस इज विद इन रूट, और ये है ना। अब यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके पास साइन क्या आया, प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। तो अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे इस जगह पे सपोज करो a1 a2 b1 b2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, तो अगर आप इस जगह पे पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करेंगे, मतलब अगर दोनों सेम सेम अगर सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो बाइसेक्टर निकल के आएगा, इस बाइसेक्टर को कहा जाएगा ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बनेगा ये। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइन है ना, यहाँ का साइन और इस जगह का साइन अगर आप सेम रखते हैं तो आपको हमेशा मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और अगर यहाँ का साइन और यहाँ का साइन अगर आप अपोजिट रखते हैं देन यू विल गेट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये प्रोसेस है इसका। नाउ नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विच कंटेन्स अल्फा कॉमा बीटा। मान लो कि कोई पॉइंट कंटेनिंग का बात कर रहा है, अगर ऐसे केस में अगर ये बात बोलता है तो आप क्या करेंगे, देखिए ये बोल रहा है ऐसा, ये है दो लाइन, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, राइट है जी। अब यहाँ पे अपने पास एक्स वाई एक्सिस भी दिया हुआ है, चलो ये हो गया एक्स वाई एक्सिस। अच्छा चलो इसका जरूरत नहीं है। अब देखो ऐसे केस में आप क्या करो, सुनो, जैसे a1 लाइन L1 का इक्वेशन है कुछ ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और लाइन L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों लाइन का इक्वेशन है अपने पास, और आपसे कह रहा है कि वो वाले बाइसेक्टर इक्वेशन बताओ जो अल्फा और बीटा कंटेन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले L1 अल्फा फाइंड करना है इनटू L2 बीटा फाइंड करना है। मतलब ये L1 L2 है ना, इसमें ये वाला पॉइंट अल्फा रखना है, ठीक है, अल्फा नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो इस वाले पॉइंट का नाम अपन P रख देते हैं, है ना, इसका नाम P रख देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो L1 में आप P पुट करो और फिर L2 में आप P पुट करो, मतलब L1 जो लाइन का इक्वेशन दिख रहा है इसमें अल्फा बीटा बैठाओ, फिर L2 जो दिख रहा है इसमें अल्फा बीटा बैठाओ। अगर इन दोनों का वैल्यू लेस देन 0 आया या ग्रेटर देन 0 आया, जो भी साइन आता है, तो आप जो लिख रहे थे ना a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर एंड दिस इज विद इन रूट एंड दिस इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आता है, फिर यहाँ लिखेंगे आप a2x प्लस b2y और प्लस c2 डिवाइडेड बाई एंड दिस इज a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर एंड दिस इज विद इन
रूट, है ना। अब देखो यहाँ पे जो भी साइन आएगा, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, अगर इस जगह पे पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो आपको पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक्यूट ऑब्ट्यूज का बात नहीं हो रहा है, इस जगह पे बात हो रहा है कि वो वाले बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है जो इस वाले पॉइंट को कंटेन कर रहा है। अगर आप इसका थ्योरी पढ़ रखे हैं तो आप फील कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो अल्फा बीटा मतलब यहाँ ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ भी पॉजिटिव लेंगे, यहाँ लेस देन जीरो आएगा तो यहाँ भी लेस देन जीरो आएगा, मतलब जो साइन ऊपर आएगा वही सेम साइन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देन यू गेट द बाइसेक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन विच कंटेन्स अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, चलो अगला है नेक्स्ट वन इज कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, है ना। कंकरेंसी क्या होता है जी? कंकरेंसी ये होता है कि जैसे मान लो ये अपने पास एक लाइन, दो लाइन और ये रहा तीन लाइन, तीन लाइन है अपने पास, है ना। तीन लाइन बनाने का जरूरत नहीं है, जैसे चलो तीन लाइन है यहाँ पे। अब अपने पास तीनों लाइन का इक्वेशन है, पहला है L1 जिसका इक्वेशन लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है L2 विच इज a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज L3 विच इज a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अपने पास तीनों लाइन का इक्वेशन है, दिस इज L1 L2 एंड दिस इज L3। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या करना है आपको? इन तीनों लाइन के इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है xy का, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर कर देना है बस, है ना। इसको 0 करना है, किसको? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 C3, है ना। इसका डिटरमिनेंट आप 0 कर देंगे। सो दिस इज कंकरेंट लाइंस, और ये तीनों लाइन कहाँ से पास कर रहा है? इस पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, राइट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है इसको। और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालने बोलेगा तो बहुत आसान है कि कोई भी दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है सी। नेक्स्ट अगला आ जाओ, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, है ना। अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट का बात हो रहा है, जैसे मान लो ये एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, कहाँ पे है? देखो ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये वाला दूसरा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट Q, और इसका कोऑर्डिनेट, है ना, इसका कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे x1 y1 रख लेते हैं अपन, है ना। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। अब देखो इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि ये पॉइंट दोनों अपोजिट साइड है या एक ही साइड है। उसमें क्या करना है आपको? L1 में पॉइंट P रखना है और L2 में पॉइंट Q रखना है। अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पॉइंट है वो दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट साइड, मतलब एक पॉइंट अप में होगा तो एक पॉइंट डाउन में होगा। और अगर वही सेम चीज़ ऐसा आ जाए L1P इंटू L2Q, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो दोनों पॉइंट है ये लाइन के एक ही तरफ लाई कर रहा होगा। सो इट रिप्रेजेंट सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन, है ना। ये लाइन के सेम साइड में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस तरीके से हम लोग पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन करते हैं। सेम साइड का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट Q है वो यहाँ ना हो करके इधर कहीं होगा। ठीक है, चलो अगला है, नेक्स्ट आ जाओ, विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। देखो थ्रू ओरिजिन अगर बात हो गया ना तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे बन रहा होगा होमोजीनियस लाइन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है होमोजीनियस इक्वेशन को। और होमोजीनियस इक्वेशन कैसा दिखता है? इसको लिखते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस यहाँ होता है by स्क्वायर, राइट। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर जो होगा ये इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ना ये बताता है कि होमोजीनियस इक्वेशन है और इसके अंदर दो लाइन है, और दोनों लाइन कहाँ से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से पास कर रहा होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये बताया जाता है कि मतलब दो लाइन का इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब बात बहुत सिंपल है समझने के लिए। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपको यहाँ पे दो लाइन का हम यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा देते हैं। देखो जैसे मान लो ये रहा एक लाइन और ये रहा दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन देखो कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ये L1 है और ये L2 है, तो इस लाइन के अंदर दोनों लाइन कंटेन कर रहा है L1 और L2। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे जो मेन चीज आता है ना वो ये है कि मान लो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है विच इज थीटा। तो इस लाइन के इक्वेशन के हेल्प से देखो अगर आपको L1 L2 का स्लोप पता है तब तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इस लाइन के इक्वेशन के हेल्प से स्लोप फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो आप tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो देखो एक तो फॉर्मूला होता है वही m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन में या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस फॉर्मूला का बहुत कम यूज़ है, मिनिमम यूज़ है इसका।
दूसरा फॉर्मूला जो आप लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू विच इज 2 टाइम्स रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी और बाई नीचे होता है जी a प्लस बी। तो ये वाला कंडीशन आपको यहाँ पे tan थीटा का लगाना है। ध्यान रहे h जो है वो एक्स वाई का कोफिशियंट यहाँ दिख रहा है, ए बी ए और बी यहाँ, और a प्लस बी मतलब ये a और ये b हो गया, दोनों का सम। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए कि अगर a प्लस बी का वैल्यू इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि जो लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 का। इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है जी, मान लो अगर L1 है L2 है, अब इन दोनों लाइन का जो बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है, बाइसेक्टर का इक्वेशन भी लिखने के लिए आता है। अब वो कैसे लिखा जाता है, देखो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके का है। देखो ये लाइन है L1 और ये लाइन रहा L2 एंड दीज टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका मतलब ये वाला ओरिजिन हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब ये L1 L2 का जो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर कौन सा होगा, बाइसेक्टर ये बन रहा होगा, देखो ये बाइसेक्टर है ऐसा, ठीक, ये और दूसरा बाइसेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है। देखो ये बाइसेक्टर, इसमें एक्यूट बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर दोनों है। सो जस्ट राइट हियर दिस इज B1 एंड दिस इज B2। आपको बोला जाएगा कि आप ना ये जो B1 B2 जो बाइसेक्टर है ना, इस बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ। तो हम यहाँ पे बस लिखते हैं दिस इज पेयर ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन है ना, या फिर डायरेक्ट लिखो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स है ना। पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाई नीचे हो जाएगा a माइनस बी, इधर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा आई गेस, है ना। तो ये हो गया पेयर ऑफ बाइसेक्टर का बात। चलो अगला यहाँ पे समझो, नेक्स्ट है दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। देखो फैमिली ऑफ लाइंस बहुत सिंपल है। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब है 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कितना भी लाइन हो सकता है। एंड दीज 2 लाइन्स आर, सपोज दैट दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। फैमिली ऑफ लाइन में हम लोग लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 विच इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मान लो L1 का इक्वेशन A1x प्लस B1y और प्लस C1 है, और उसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, एक साथ ज्वाइंट करके लिख लेंगे। इस तरीके से ऐड करना है सिंपल यहाँ पे दोनों लाइन को। जब आप ये दोनों लाइन को ऐड कर देंगे तो अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा पे अलग अलग आपको लाइन का इक्वेशन मिलते जाएगा, है ना। ये जो लैम्डा है ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो कि डिफरेंट कंडीशन में लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो ये लाइन का इक्वेशन आया, अब ये जो लाइन का इक्वेशन आएगा इसमें अगर बोल देगा कि देखो आपको बताना है वो लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो वैसे केस में आप पूरे इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 0 बैठा देंगे तो लैम्डा का वैल्यू पता चल जाएगा। सो दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइंस। और ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जो कि हम लोग इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू पता कर लेंगे, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उसी को कहा जाता है। ठीक है जी, इतना बात समझ में आया। सो मेरे ख्याल से आपको टोटल कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा फॉर्मूला का। और इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।